हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम विसर्ग संधि के तीसरे भेद रुत्व संधि का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में आपने उत्व संधि के 2 नियम और सत्व संधि के 2 नियमों का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आपने भली भांति समझकर उन पर अभ्यास किया होगा और अपनी नोटबुक में नोट किया होगा। उसी क्रम में आज हम इस विसर्ग संधि के तीसरे भेद रुत्व संधि के पहले नियम का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहला अपना नियम है इचो असि विसर्ग से रेफ है, अर्थात जब विसर्ग से पूर्व इच क्या है? इच प्रत्याहार है। और इस प्रत्याहार में कौन से वर्ण सम्मिलित होते हैं? ए और आ को छोड़कर सभी स्वर, ए और आ को छोड़कर सभी स्वर कौन से प्रत्याहार में सम्मिलित होते हैं? इच प्रत्याहार में हो। और विसर्ग के सामने कोई स्वर हो या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण एवं है, य, व, र और ल, इन वर्णों में से कोई एक हो तो विसर्ग का रेफ मतलब र हो जाता है। इस लिखी गई परिभाषा को याद करने की दृष्टि से इजी तरीके से आप किस तरीके से याद रख सकते हो कि विसर्ग के ठीक पहले तो ए और आ स्वर नहीं होने चाहिए और विसर्ग के ठीक सामने वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण नहीं होना चाहिए। चलिए, पिछली कक्षाओं में किए गए अध्ययन के अनुसार आप ये बताइए कि अगर यहाँ पर वर्ग के पहले दूसरे वर्ण होते तो क्या परिवर्तन होता? बिल्कुल, अगर यहाँ वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण भी सम्मिलित होता तो फिर विसर्ग का र नहीं होता, फिर विसर्ग का क्या होता? स होता, जो कि आपने सत्व संधि में पढ़ा है। तो फिलहाल याद करने की दृष्टि से, याद रखने की दृष्टि से इजी वे में आप रुत्व संधि का नियम किस तरीके से याद रख सकते हो कि विसर्ग के पहले तो ए और आ स्वर नहीं होने चाहिए, ठीक सामने वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण नहीं होना चाहिए तो विसर्ग का र हो जाएगा। तो चलिए उदाहरणों से इसका अध्ययन करते हैं। पहला उदाहरण है हरि ही धन वदते। देखिए, विसर्ग हरि शब्द के साथ जुड़ी हुई है और हरि शब्द के अंतिम वर्ण र में कौन सा स्वर है? ई, मतलब ए और आ नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। मतलब इस तरफ ए और आ नहीं होना चाहिए। ए और आ के अलावा कोई भी स्वर हो सकता है और ठीक सामने कोई भी स्वर हो सकता है और वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर इन है, ये, व, र और ल में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है और स्थिति बन जाती है हरि र। अब देखिए, र किसकी जगह हुआ? विसर्ग की जगह। ठीक सामने स्वर आ रहा है ए, तो वो ए किस पे सम्मिलित हो जाएगा? र में मिल जाएगा और र का पूर्ण रूप होकर हरि र वदते रूप सिद्ध हो जाएगा, रूप बन जाएगा। ठीक इसी तरह से मुनि ही धन अपि, विसर्ग के ठीक पहले ए और आ स्वर के अलावा अन्य कोई स्वर है? ई स्वर है और ठीक सामने स्वर है तो विसर्ग का र हो जाएगा, रूप बन जाएगा मुनि र और इस र में ए जुड़कर इसका जो हलंत है ये हलंत हट जाएगा, यानी कि र स्वर से युक्त हो जाएगा, रूप बन जाएगा मुनिरपि। ठीक ऐसे ही पितुः धन इच्छा, इस विसर्ग से ठीक पहले ऊ स्वर आ रहा है। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि इधर ए और आ स्वर नहीं होना चाहिए और ठीक सामने वर्ग का पहला दूसरा वर्ण नहीं होना चाहिए। पहले दूसरे वर्णों के अलावा वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या फिर है, ये, व, र, ल में से कोई भी एक व्यंजन वर्ण हो सकता है। सामने कोई भी स्वर हो सकता है तो विसर्ग का र हो जाएगा और रूप बन जाएगा पितु र। अब ठीक सामने कौन सा स्वर है? ई, तो ई स्वर र में मिल जाएगा, रूप बन जाएगा पितुरिच्छा। ये तो थी स्वरों की बात। अब जो चौथा उदाहरण और पांचवा जो उदाहरण है
इन उदाहरणों में सेम ऊपर वाले उदाहरणों की जो स्थिति है वही स्थिति है, तो आप इनमें जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है उसी तरीके से यहाँ परिवर्तन करके इन दोनों शब्दों के रूप सिद्ध करोगे। अब चलिए उन उदाहरणों की तरफ चलते हैं जहाँ विसर्ग के ठीक सामने व्यंजन वर्ण होता है, जैसे कि ज्योति ही प्लस गमये, विसर्ग के स्थान पर फिर से वही र हो जाएगा, रूप बन जाएगा ज्योति रे, हलंत हो गया ना ये, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर होने वाला रे कैसा होगा, हलंत होगा। और ठीक सामने क्या है, गमय, तो उस गमय को इसके साथ जोड़ दीजिए। ये इसका पहला तरीका है लिखने का। और इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि इस रे को आप कहाँ लगा दोगे, ग पर। अक्सर देखा जाता है कि इस प्रकार से रे लगाने में आप अशुद्धियाँ करते हो, तो रे का जिस जगह, हलंत रे का जिस जगह उच्चारण होता है वह रे उसके ठीक आगे वाले वर्ण के ऊपर लगता है। कि जैसे कि ये रे ती के बाद में उच्चारित हो रहा है यहाँ पर, तो कहाँ लगेगा, ग पर लगेगा, तो रूप बन जाएगा ज्योतिर्गमये। या फिर इसका पहला तरीका वो था कि इस रे को ऊपर नहीं लगाकर आप यहाँ लिखकर भी इसको हलंत करके छोड़ सकते हो। जैसे अगले उदाहरण में देखते हैं, गुरोः धन भाषणम, तो रूप बन जाएगा गुरो, विसर्ग किसमें परिवर्तित हुई, रे में परिवर्तित हुई, ठीक सामने व्यंजन वर्ण है, तो रूप बन जाएगा गुरोर भाषणम। और इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि रे कहाँ लग जाएगा, भय के साथ जुड़ जाएगा, तो रूप बन जाएगा गुरोर भाषणम। सेम यही स्थिति आगे के उदाहरणों में है, तो आप इन पर अभ्यास करके इनका जो भी रूप सिद्ध होता है उस रूप को बनाकर अपनी नोटबुक में नोट करोगे। तो ऋतु संधि में आपने जाना, सार रूप में हम यूँ कह सकते हैं कि विसर्ग का र होने के लिए विसर्ग से ठीक पहले ए और आ स्वर नहीं होना चाहिए, और विसर्ग के ठीक सामने कोई भी स्वर हो सकता है, परंतु वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण नहीं होने चाहिए। और नहीं होने का मैंने कारण बताया आपको कि अगर विसर्ग के सामने वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होगा तो फिर विसर्ग का रे नहीं होगा, फिर विसर्ग का सत्व हो जाएगा। सत्व से तात्पर्य दंती से, तालव्य से और मूर्धन्य से है, तो वो कौन सा सह होता है वो सामने उपस्थित वर्णों की स्थिति पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल ये था ऋतु संधि का पहला नियम। अब हम इसके दूसरे नियम को देखते हैं। अब है ऋतु संधि का दूसरा नियम। पहले नियम में आपने पढ़ा कि विसर्ग के ठीक पहले ए और आ स्वर नहीं होने चाहिए, और विसर्ग के ठीक सामने वर्ग के पहले दूसरे वर्णों को छोड़कर कोई भी वर्ण हो या स्वर हो तो विसर्ग का रे हो जाता है। अब दूसरे नियम में हम पढ़ेंगे कि विसर्ग के पहले ए हो तो भी विसर्ग का रे हो सकता है। मतलब पहले नियम में कह रहे हैं कि ए और आ नहीं होना चाहिए, और दूसरे नियम में कह रहे हैं कि विसर्ग के पहले ए हो तो भी विसर्ग का रे होगा। लेकिन ध्यान देने लायक बात यह है कि विसर्ग के पहले वो जो ए स्वर है वो किस अवस्था में, किस रूप में हो सकता है। देखिए, अव्यय और रीकारांत शब्दों के संबोधन की स्थिति में विसर्ग से पूर्व ए हो और सामने कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण एवं है ये वरल हो तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। पहले नियम में और इस नियम में अंतर क्या है? सिर्फ इतना अंतर है कि पहले नियम में कह रहा था कि विसर्ग के पहले ए और आ नहीं होना चाहिए, और सामने की स्थिति वही है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या कोई स्वर या है ये वरल में से कोई एक व्यंजन वर्ण हो। दूसरे नियम में भी सेम वही स्थिति है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें कह रहा है कि विसर्ग के पहले ए हो सकता है, लेकिन वो ए कब हो सकता है? जब प्रथम शब्द या तो अव्यय हो या फिर किसी रीकारांत शब्द का संबोधन का रूप हो, जैसे कि मातृ, पितृ, भ्रातृ, स्वश्री। देख रहे होंगे इन सभी शब्दों के अंत में री आ रहा है, इसका मतलब ये शब्द है रीकारांत। इन शब्दों के जब रूप परिवर्तित करते हैं तो इनके संबोधन में रूप बनते हैं हे मातः, हे पितः, हे भ्रातः। देखिए इधर पितः, मातः, पुनः, तो इस विसर्ग के ठीक पहले कौन से स्वर की स्थिति है?
ऐश्वर की। लेकिन ध्यान देने लायक बात यह है कि पुनः है, प्रातः है, ये क्या है, अव्यय शब्द है, और पितः है, मातः है, ये ऋकारांत शब्द की संबोधन के रूप हैं। मूल शब्द इनका ऋकारांत है, मातः और पितः का मातृ और पितृ, किंतु जब रूप परिवर्तित करते हैं तो संबोधन में रूप बनता है पितः, मातः। तो विसर्ग के पहले कौन से स्वर की स्थिति है, ऐश्वर की, और ठीक सामने की स्थिति वही है जो पहले नियम में थी, या तो कोई स्वर है, या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या फिर है ये वर्ण में से कोई एक व्यंजन वर्ण है। तो इस अवस्था में भी विसर्ग का रह हो जाता है। जैसे पुनः धन अत्र, इस विसर्ग के ठीक पहले अ है, और वो ये अ क्यों है, क्योंकि पुनः एक अव्यय शब्द है। तो अव्यय शब्दों के में अंतिम वर्ण में अ हो सकता है, तो भी विसर्ग का रह हो जाएगा। तो विसर्ग परिवर्तित हुई र में, पुनरे, अब अ इसमें जुड़ जाएगा र में, पुनरत्र, रूप बन जाएगा पुनरत्र। ठीक ऐसे ही प्रातः गच्छति, विसर्ग से ठीक पहले तय आ रहा है और तय में ऐश्वर की स्थिति है, तो इस अवस्था में भी विसर्ग के स्थान पर र होगा, प्रातरे। दूसरा तरीका मैंने आपसे कहा था कि र को कहाँ लगा दोगे, ग पर, तो रूप बन जाएगा प्रातर गच्छति। ठीक ऐसे ही पितर वंदे, और दूसरा तरीका क्या है कि इस रे को व पर लगा दोगे। याद रखना, रे का जहाँ उच्चारण हो रहा होता है हलंत रे का, वो रे ठीक आगे वाले वर्ण पर लगता है, तो रूप बन जाएगा पितर वंदे। ठीक ऐसे ही मातर वंदे, ठीक ऐसे ही पुनरत्र। तो इस प्रकार से ये ऋतु संधि का दूसरा नियम हुआ। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। इसके आपने दो नियम पढ़े हैं। पहले नियम के अनुसार विसर्ग के पहले अ और आ स्वर नहीं होने चाहिए, और विसर्ग के ठीक सामने कोई भी स्वर हो सकता है, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या फिर है, य, व, र और ल, इनमें से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। और दूसरे नियम के अनुसार विसर्ग के पहले अ हो सकता है, लेकिन वो अ एक ऐसे शब्द में हो जो कि या तो अव्यय शब्द हो या फिर किसी ऋकारांत शब्द की संबोधन का रूप हो, और सामने की स्थिति सेम वही है, सामने कोई भी स्वर हो सकता है, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या है ये व र ल में से कोई एक व्यंजन वर्ण हो, तो भी विसर्ग का र हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।